नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके में आपका स्वागत है। पहले कर लेते हैं पिछले कार्यक्रम का रिकैप। पहला प्रश्न था, पराली जलाने के निम्नलिखित में से क्या फायदे हैं? स्टेटमेंट्स थे, 1, यह एक सस्ता विकल्प है। 2, इससे खरपतवार मर जाते हैं। 3, इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। हमें सही स्टेटमेंट्स जानने थे। उत्तर था विकल्प ए, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक था। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कछुए केवल मीठे पानी में रह सकते हैं। 2, अनियत तापी यानी कोल्ड ब्लडेड प्रजातियों से संबंधित हैं। 3, इंसानों द्वारा कछुए के मांस और अंडे का उपभोग करना इसकी प्रजातियों के लिए खतरा हो सकता है। हमें जानना था कौन से कथन ठीक हैं। उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा और तीसरा कथन ठीक था। आते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, भारत में यूरेनियम के निक्षेप धारवाड़ की चट्टानों में निहित हैं। 2, यूरेनियम एक प्रमुख खनिज है और भारत में खान मंत्रालय द्वारा इसे प्रबंधित किया जाता है। 3, युद्ध में इस्तेमाल होने वाला पहला परमाणु बम यूरेनियम बम था। हमें बताना है कौन से कथन ठीक हैं। उत्तर है विकल्प सी, यानी पहला और तीसरा कथन ठीक था। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। 2, ज्वालामुखीय भूकंप एक्टिव वोल्केनोज वाले क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। 3, भूकंप की तीव्रता या इंटेंसिटी रिक्टर स्केल से मापी जाती है। हमें बताना था कौन से कथन ठीक हैं। उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन ठीक था। प्रश्न 5, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। 2, इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही कर सकते हैं। हमें बताना था कौन से कथन ठीक हैं। उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन ठीक थे। प्रश्न 6, खबरों में रहा बैकपैकर टैक्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए अमेरिका, बी चीन, सी यूके, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, यानी विकल्प डी। प्रश्न 7 था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 2, यह एक संवैधानिक निकाय है। हमें बताना था कौन से कथन ठीक हैं। उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन ठीक था। प्रश्न 8, मोस्ट प्रॉफिटेबल 3D प्रिंटिंग बिजनेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। 2, इस चैलेंज का मकसद भारत में 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर डिजिटल खिलौनों के लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय विषय के लिए त्वरित आउटपुट प्रदान करना है। हमें बताना था कौन सा कथन ठीक है। उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन ठीक था। प्रश्न 9, दीपावली दिवस अधिनियम द दीपावली डे एक्ट निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पेश किया गया है? ए वियतनाम, बी अमेरिका, सी इंडोनेशिया, डी यूके। उत्तर है बी अमेरिका। प्रश्न 10, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे पहली बार 1958 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2, अनुच्छेद 312(1) संसद को यह अधिकार देता है कि वह एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बना सकती है। हमें बताना था कौन सा कथन सही नहीं है। तो उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब बढ़ते हैं आगे। पहले जान लेते हैं पिछली एपिसोड में दिए गए अभ्यास प्रश्न का उत्तर। प्रश्न था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस फ्रेमवर्क के माध्यम से RBI को बैंकों के संबंध में अधिक हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त होती है। 2, यह भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। उत्तर है 1 और 2 दोनों, यानी विकल्प सी। जानते हैं क्यों? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क उचित समय पर बैंकों के संबंध में RBI को पर्यवेक्षी हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है और प्रभावी बाजार अनुशासन को सुनिश्चित करता है। इसलिए कथन 1 ठीक है। यह फ्रेमवर्क भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर लागू होता है जिसमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक भी शामिल हैं। इसलिए कथन 2 भी सही है। हालांकि यह भुगतान बैंकों या पेमेंट्स बैंक और लघु वित्त बैंकों या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर लागू नहीं होता है। उत्तर है 1 और 2 दोनों, यानी विकल्प सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।
अब शुरू करते हैं इस एपिसोड का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। 2. चीन के बाद भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 3. सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय यानी खारे पानी आर्द्र भूमि है, यानी इनलैंड सेलाइन वेटलैंड है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन ठीक था। जानते हैं क्यों। हाल ही में मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है, उसने प्रमोशन ऑफ इनलैंड सेलाइन वाटर एक्वाकल्चर पर एक वेबिनार का आयोजन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तहत इस श्रृंखला का 8वां वेबिनार था। भारत दुनिया में जलीय कृषि या एक्वाकल्चर के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। वहीं यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान के साथ दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसलिए कथन 2 गलत है। जानते हैं नीली क्रांति के बारे में। यह 1960 के दशक के मध्य से अब तक दुनिया भर में जलीय कृषि उद्योग के तीव्र विकास के समय को संदर्भित करती है। इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1985 से 90 के दौरान शुरू किया गया था। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA को प्रायोजित किया। इसलिए कथन 1 सही है। राजस्थान में स्थित सांभर झील सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय आर्द्र भूमि है। इसलिए कथन 3 सही है। उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन ठीक था। प्रश्न 2. अक्सर समाचारों में रहने वाले वेस्ट बैंक की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ लगती है? 1. पूर्व में जॉर्डन के साथ। 2. दक्षिण और पश्चिम में मिस्र के साथ। 3. उत्तर में सीरिया के साथ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1। जानते हैं क्यों। हाल ही में ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में COP26 शिखर सम्मेलन के मौके पर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतायेह ने सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग बनाए रखते हुए पश्चिम एशिया में एक स्थायी भूमिका निभाने के लिए भारत के समर्थन का आह्वान किया। वेस्ट बैंक स्थलबद्ध यानी भूमि से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। इसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन के साथ एवं दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में इजराइल से लगती है। अतः विकल्प 1 सही है। उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1। प्रश्न 3. छठे सामूहिक विलोपन या 6th मास एक्सटिंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्यावरण में विनाशकारी परिवर्तनों के चलते छठे सामूहिक विलोपन की परिघटना की आशंका है। 2. इसे सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि इससे स्थायी तौर पर प्रजातियों का विनाश होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन ठीक था। जानते हैं क्यों। हाल ही में नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में पहले बड़े विलोपन यानी फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन के पीछे एक नया कारण बताया गया है। पहले सामूहिक विलोपन को लेट ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन के तौर पर भी जाना जाता है। अब तक पृथ्वी ने 5 सामूहिक विलोपनों का अनुभव किया है। पिछले 450 मिलियन वर्षों में हुए इन सामूहिक विलोपनों के कारण पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की 70 से 95% प्रजातियों का विनाश हुआ है। यह देखा गया है कि छठे सामूहिक विलोपन की घटना मानव जनित है और जलवायु विनाश से अधिक तात्कालिक है। छठे सामूहिक विलोपन को एंथ्रोपोसीन विलोपन या एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन के तौर पर जाना जाता है। अतः कथन 1 गलत है। इसे सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि इससे प्रजातियों के स्थायी तौर पर विलुप्त होने की आशंका है। इसलिए कथन 2 सही है। लगभग 11,000 साल पहले कृषि के विकास की शुरुआत से ही प्रजातियों का नुकसान हो रहा है। तब से लेकर अब तक मानव आबादी लगभग 1 मिलियन से बढ़कर 7.7 बिलियन हो गई है। उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन ठीक था। प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरफेसी अधिनियम 2002 भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी ARCs की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। 2. RBI द्वारा ARCs का नियंत्रण किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ठीक हैं। जानते हैं क्यों? परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को स्वच्छ रख सकें। एनपीए वे ऋण या अग्रिम हैं जिनके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि तक नहीं हो पाता है। द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट इज सरफाइसी एक्ट 2002 भारत में एआरसी की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, इसलिए कथन एक ठीक है। यह अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना खराब परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है। इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में एआरसीज का गठन और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत किया गया है। आरबीआई के पास एआरसीज को विनियमित करने की शक्ति है, इसलिए कथन दो ठीक है। उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ठीक हैं। प्रश्न 5, प्रकाश प्रदूषण या लाइट पॉल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, स्काई ग्लो प्रकाश प्रदूषण के घटकों में से एक है। 2, मनुष्यों, वन्यजीवों और जलवायु पर इसके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। इन कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। उत्तर है सी, यानी दोनों कथन ठीक हैं। जानते हैं क्यों? अमेरिका के शिकागो में एक हालिया अध्ययन में पक्षी मृत्यु दर और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के बीच मजबूत संबंध देखा गया है। सभी अमेरिकी शहरों में शिकागो प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश प्रदूषण जोखिम प्रस्तुत करता है। 21 साल की लंबी अवधि में शहर के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक मैककॉर्मिक सेंटर में एकत्र किए गए पक्षियों के टकराने संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके यह अध्ययन किया गया था। कृत्रिम प्रकाश या अनुचित या अत्यधिक उपयोग प्रकाश प्रदूषण या लाइट पॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता है। स्काई ग्लो रात के समय आसमान में और उसके आसपास प्रकाश की एक चमक है। प्रकाश प्रदूषण के घटकों में शामिल हैं ग्लेयर यानी अत्यधिक चमक जो दृश्यता में अवरोध का कारण बनती है, स्काई ग्लो यानी आवासीय इलाकों में रात में आसमान का चमकना, लाइट ट्रेसपास यानी अवांछित प्रकाश का उस स्थान पर पड़ना या प्रवेश होना जहां इसकी आवश्यकता ना हो, क्लटर यानी प्रकाश स्रोतों का चमकीला, भ्रमित और अत्यधिक समूह। प्रकाश प्रदूषण के मानव, वन्यजीवन और हमारे जलवायु के लिए गंभीर पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों को बाधित करना और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना, इसलिए कथन 2 सही है। उत्तर है सी, यानी दोनों कथन ठीक हैं। प्रश्न 6, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे मई 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। 2, यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 3, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक और 3, बी केवल एक और 2, सी केवल 2, डी उपर्युक्त सभी। जानते हैं क्यों? केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने एनटीपीसी के 47वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए कंपनी की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी एक विशेष कंपनी है और यह देश की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदाता कंपनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी पीएसयू है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, इसलिए कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य है नवप्रवर्तन एवं स्फूर्ति द्वारा संचालित रहते हुए किफ़ायती, दक्षतापूर्ण एवं पर्यावरण हितैषी तरीके से विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा एवं संबद्ध सेवाएं प्रदान करना। इसे मई 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ, इसलिए कथन 1 सही है। यह नई दिल्ली स्थित एक पीएसयू है, इसलिए कथन 3 गलत है। उत्तर है विकल्प बी, यानी कि 1 और 2 कथन ठीक हैं। प्रश्न 7, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 2010 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। 2, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना 2।
उत्तर है विकल्प ए, यानी पहला कथन ठीक नहीं है। जानते हैं क्यों। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के सदस्य प्रज्ञा पांडे ने सकारात्मक पालन पोषण को बच्चों की सुरक्षा की कुंजी बताया है। उन्होंने कहा कि पिता को भी बाल देखभाल कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। जानते हैं कुछ एनसीपीसीआर के बारे में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, इसलिए कथन 2 सही है। उत्तर है विकल्प ए, यानी पहला कथन ठीक नहीं है। प्रश्न 8, सिएरा लियोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। 2, यहाँ एक सदनीय संसदीय व्यवस्था है और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों ही कथन ठीक हैं। जानते हैं कैसे। हाल ही में सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन में एक लॉरी और ईंधन टैंकर की हुई भिड़ंत के बाद बड़े विस्फोट में कम से कम 99 लोग मारे गए हैं। सिएरा लियोन पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है, इसलिए कथन एक सही है। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में लाइबेरिया एवं उत्तर पूर्व में गिनी से लगती है। सिएरा लियोन एक संवैधानिक गणराज्य है। यहाँ एक सदनीय संसद है और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और कोई व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों ही कथन ठीक हैं। प्रश्न 9, वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने आईआईटी कानपुर के परामर्श से विकसित किया है। 2, इसमें वायु गुणवत्ता की 8 श्रेणियां हैं। 3, वायु गुणवत्ता सूचकांक में कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। हमें बताना है कौन से कथन ठीक हैं। ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 3। उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन ठीक था। जानते हैं क्यों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी यानी वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गई है। जानते हैं कुछ वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। इसे आम आदमी के लिए अपने आसपास की वायु की गुणवत्ता के मापन के लिए 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन टैगलाइन के साथ 2014 में लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है। पर्टिकुलेट मैटर PM10, पर्टिकुलेट मैटर PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। अतः कथन 3 ठीक नहीं है। AQI में वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां हैं। अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे सीपीसीबी द्वारा आईआईटी कानपुर और चिकित्सा और वायु गुणवत्ता वाले पेशेवरों में से एक विशेषज्ञ समूह के परामर्श से विकसित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है, यानी केवल पहला कथन ठीक था। अब आ जाते हैं अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न 10, हाल ही में खबरों में रहे मुस्तफ़ा अल कदीमी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। ए लीबिया, बी सऊदी अरब, सी ईरान, डी इराक। उत्तर है ऑप्शन डी इराक। जानते हैं क्यों। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी बगदाद के उच्च सुरक्षा वाले ग्रीन जोन के अंदर बने अपने घर पर ड्रोन हमले में बाल बाल बच गए। अधिकारियों ने कहा कि विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन ने इमारत पर हमला किया, जिसमें उनके 6 अंगरक्षक घायल हो गए। पूर्व खुफिया प्रमुख श्री अल कदीमी ने पिछले साल मई में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अतः विकल्प डी सही है। उत्तर है ऑप्शन डी इराक। अब है आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। एक सोलर फोटोवोल्टेक बिजली उत्पादन के लिए उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में केंद्रित सौर विकिरण का उपयोग करता है। 2, सोलर थर्मल पावर सिस्टम सौर विकिरण को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। हमें बताना है कौन सा कथन या कौन से कथन ठीक हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अंकित कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।